हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइकोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस। मनोविज्ञान और शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल जितने भी यूनिट दिए गए हैं वो सारे यूनिट से हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए रेडी किया हुआ है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जस्ट अभी आपका पेपर हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0, उसमें एनसीईआरटी से 20 से 25 क्वेश्चन आपके डिटो देखने को मिले थे, इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आगे का डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो। कोई भी इशू होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे बेहिचक बात कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में किसे मुख्य तत्व माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, या ऑप्शन डी है अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी होगा, अनुभव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम का द्विकारक कारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछता टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका अधिगम का टू फैक्टर थ्योरी पूछा गया है, तो आपको बताना है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है और अधिगम का द्विकारक कारक सिद्धांत किसने दिया है। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पाउलाव, वाटसन, या ऑप्शन डी है स्किनर। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले अधिगम का टू फैक्टर थ्योरी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक। लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम में पूछा जाए टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया है तो आपका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। ठीक है, इसे भी आप याद जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुकूलन अधिगम के किस प्रकार की तकनीक है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, या ऑप्शन डी है मानसिक अधिगम। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक अनुबंधन। विकासात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का विकास का अध्ययन करता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, इसलिए सारे ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिएगा और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक जीवन का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शास्त्रीय अनुबंधन का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? बच्चों का अनुकरण, कुत्तों का लार, बिल्लियों का भोजन, या ऑप्शन डी है पक्षियों का गीत। याद रखिएगा बच्चों का अनुकरण कौन करता है तो आपके बंडूरा करते हैं। ठीक है, जिसे आप मॉडल ऑफ थ्योरी बोल सकते हो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी बोल सकते हो, जो कि एक बेबी डॉल पे बच्चों को देखकर उसका अनुकरण करना सीखते हैं। कुत्तों का लार का अनुबंधन किसका उदाहरण है तो आपका शास्त्रीय अनुबंधन का एक एग्जाम्पल माना जाता है। इसके वैज्ञानिक कौन है तो पावलाव हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, जिसे एस आर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्लियों का प्रयोग किसने किया था तो बिल्ली पे प्रयोग आपका थॉर्नडाइक ने किया था, इसे भी आप याद जरूर रखना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। प्रेरणा आपको पता होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है? कोई काम करने की दिशा में उसको मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीखने की प्रक्रिया में पुनः अनुभव को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पुनरावृत्ति, शुद्धिकरण, सामान्यकरण, या ऑप्शन डी है परिवर्तन।
तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को खेल का महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने समझाया है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करना कि बच्चों को खेल का महत्व किस मनोवैज्ञानिक ने समझाया। तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, जेबी वाटसन और एक ऑप्शन ले सकते हो बीएफ स्किनर। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों को खेल का महत्व जीन पियाजे ने समझाया है। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत था? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत था, सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण, और जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर ने दोनों ने मिलकर व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं, जेबी वाटसन और बीएफ स्किनर। इस चारों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यक्तित्व का विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? आयु, लिंग, परिवेश या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बच्चों में भाषा का विकास की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाषा अधिगम, भाषा शिक्षण, भाषा अभिव्यक्ति या ऑप्शन डी है भाषा सुधार। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा अधिगम। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसने किया है? तो आपके जीन पियाजे ने किया है। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके कितने स्टेज थे? तो 4 स्टेज थे। कौन कौन से? तो पहला आपका सेंसरी, दूसरा प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट और चौथा आपका फॉर्मल। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। सीखने की किस प्रक्रिया में प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाता है? अधिगम का, शुद्धिकरण का, अनुकरण का या ऑप्शन डी है अनुकूलन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम की प्रक्रिया में भूमिका निभाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास, भाषा, सामाजिक संदर्भ या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है जिसे आप अधिगम बोलते हो, उसकी प्रक्रिया में आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका लैंग्वेज और आपका सोशल कल्चर, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके लर्निंग में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनोविज्ञान में सुप्त अवस्था का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना और आपको बताना है कि साइकोलॉजी में सुप्त अवस्था का अर्थ क्या होता है। नींद, जागरण, स्वप्न या ऑप्शन डी है अंध्र निंद्रा। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नींद। बालक का समाजीकरण किसके माध्यम से होता है? परिवार से, विद्यालय, मित्र मंडल या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बच्चों का जन्म परिवार में होता है और परिवार से आपका समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, जो धीरे धीरे आपके दोस्तों के पास और आप स्कूल में जाकर अपना समाजीकरण और आगे बढ़ाते हो। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आपका समाजीकरण होते रहता है, इसे भी आप याद रखिएगा। समूह प्रभाव का अध्ययन किस प्रकार के मनोविज्ञान में किया जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है औद्योगिक मनोविज्ञान। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। समूह प्रभाव मतलब ग्रुप इफेक्टिव। ग्रुप कहाँ पे होता है? जब आपका समाज एक जगह इकट्ठा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मनोविज्ञान। स्व प्रेरणा का अर्थ क्या है? मतलब इंटरनल मोटिवेशन। अगर मैंने आपको बता दिया इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि आंतरिक प्रेरणा। जो इंसान खुद से मोटिवेट होता है वो काफ़ी लाइफ टाइम अपने परमानेंट मोटिवेट होते रहता है, लेकिन जो आप एक्सटर्नल मोटिवेशन लेते हो जैसे कि संदीप माहेश्वरी हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आपके इंटरनल मतलब शॉर्ट टर्म तक आप मोटिवेट रह सकते हो। लेकिन जो इंसान अगर इंटरनल मोटिवेशन है उस खुद से मोटिवेट होता है
तो अपने लाइफ में सारे गोल अचीव कर सकता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक उस अपने आप को मोटिवेट रख सकता है। इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपसे बेटर कोई और नहीं हो सकता। आप अपने आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक मोटिवेशन खुद के तौर पे हो, क्योंकि आपसे बेटर अपने आप को कोई नहीं जानता। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में कौन सा सिद्धांत मानता है कि व्यक्तित्व का विकास उम्र के अनुसार होता है? इस सवाल काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि ऐसे बात विवाद में रहने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप ज़रूर रट्टा मार लेना कि कौन ऐसा मानता है वैज्ञानिक जो विकास जो होता है वो उम्र के अनुसार बढ़ते रहता है? पियाजे का सिद्धांत, फ्रॉइड का, एरिक्सन का या ऑप्शन डी है वाटसन का? आंसर बताने से पहले सबसे पहले जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले वीडियो को लाइक आप लोग कर दो, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो। आप लाइक करते हो तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और याद रखिएगा क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एरिक्सन का सिद्धांत। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, जस्ट मैंने आपको बताया था अनुकूलन किसे कहते हैं। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में सहमति करना। जैसे कि अगर आपने देखा कोई कुत्ते आपके किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, लेकिन अगर आपने कभी देख लिया कि कुत्ता लाल कलर का, तो आप नई जानकारी आपने ज्ञान किया कि कुत्ता लाल भी होता है और पुराना जानकारी यहाँ पे कुत्ता सिर्फ काला होता है। तो आप अपने पुरानी जानकारी में उसे स्टोर करोगे, उसे बैलेंस करोगे कि कुत्ता काला और लाल बहुत सारे कलर के हो सकते हैं। तो आप पुरानी जानकारी में नई जानकारी को सम्मिलित करना आपको कहा था अनुकूलन। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? अनुकरण, आदेश, प्रोत्साहन या ऑप्शन डी अनुशासन। देखने में काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते भी हैं। इसलिए ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताना है कि क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान का उद्देश्य मानसिक प्रकरण का अध्ययन, व्यवहार का, व्यक्तित्व का अध्ययन आपका मनोविज्ञान का उद्देश्य माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी आपके साइकोलॉजी के वीडियो का नोटिफिकेशन है यूट्यूब पे क्लासेस का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम में पोस्ट मिल जाता है। साथ में आपका कोई भी पीडीएफ होता है, कोई भी आपके अपडेट न्यूज़ आपके टीचिंग रिलेटेड आती है, तो सबसे पहले इस ग्रुप में पोस्ट किया जाता है। साथ में कोई भी साइकोलॉजी का किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है, उसे भी अपडेट कर दिया जाता है। मतलब आपको सारे अपडेट एक ही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी आपको फ़ायदा भी होगा। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तित्व किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकी से, परिवेश से, शिक्षा से या ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा पर्सनालिटी हर चीज़ से आपका इफेक्ट हो सकता है, चाहे आपका हेरिडिटी हो, चाहे आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका सोशल जो आपका समाजीकरण है, जहाँ आपका सोशल समाज है, वहाँ से भी आपका पर्सनालिटी आपका इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों में सामाजिक आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण, समाजशास्त्र, समाज व्यवस्था या ऑप्शन डी है समाज शिक्षा। याद रखिएगा, जब भी आप कोई सामान एक्सचेंज करते हो उसे कहा जाता है समाजीकरण। जैसे कि आपने देखा होगा घर में, जब आपके घर कोई टेस्टी खाना बनता है तो आप जाकर अपने जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो आपके करीबी होते हैं, उनके जाकर आप देते हो। फिर उनके घर से जो टिफ़िन जाता है वो टिफ़िन में कुछ भर के फिर आता है। उसे कहा जाता है सामाजिक आदान प्रदान, जिसे समाजीकरण का एक हिस्सा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी स्थिति में अधिगम सबसे अधिक होता है? जब आप काफ़ी मोटिवेशन होते हो, जब आप प्रोत्साहन हो, जब आप अभ्यास कर रहे हो। लर्निंग बहुत सारे तरीके से हो सकता है। जब कोई आप किसी को अपना आइडियल मानते हो तो भी आप लर्निंग कर सकते हो, उसको देख कर के मुझे उनकी तरह बनना है। जब आप काफ़ी मोटिवेट होते हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तब जाकर आपको पढ़ने का, लर्निंग करने का और ज़्यादा आपको मन करता है। साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अभी आपको
ज़्यादा बेटर बन पाते हो। इसलिए प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो लाइक करते हो तो मुझे सिग्नल ये मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाया जाए। इसलिए मैं आपको बार-बार कहता हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा। प्रेरणा के सिद्धांतों में कौन-सा तत्व शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन रीड करना, यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन में ना पूछे, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर देना जिससे आपका ध्यान बना रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता, इच्छा, भावना या ऑप्शन डी है संज्ञान। ध्यान से आंसर को टिक आउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, जब भी आपका मोटिवेशन सिद्धांत पूछा जाए, उसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि मोटिवेशन के लिए आपका नीड की होना काफ़ी ज़रूरत है कि क्यों आप मोटिवेट होना चाहते हो, क्यों आप कुछ अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए आवश्यकता होना काफ़ी ज़रूरत है और आपका इच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आपका आपका भावना, कि आपका इमोशन क्या फ़ील कर रहा है, आपका इमोशन क्या चाह रहा है। लेकिन इसमें आपका मोटिवेशन में कोई भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बच्चों में सामाजिक व्यवहार को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है? ये भी सवाल काफ़ी बेहतरीन है। पहला ऑप्शन है अनुशासन, ऑप्शन डी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है दंड या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। इसे बोल सकते हो ऑल ऑफ दिस सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, कभी भी सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए किसी बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर डी भी तो हो नहीं सकता। सबसे बेटर इसका ऑप्शन हो सकता है पुरस्कार। जब आप किसी बच्चे को मोटिवेट करते हो कुछ इनाम देकर, उसको फर्स्ट प्राइज़ देकर, तो बच्चा मोटिवेट होता है कुछ आगे और करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 28 है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार का मुख्य तरीका क्या है? जब आप लर्निंग करते हो, उसका जो प्रोसेस होता है लर्निंग करने का, तो उसमें मुख्य तरीका क्या है किसी भी सुधार करने का? अभ्यास, अनुकरण, प्रेरणा या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जब आप लर्निंग प्रोसेस में रहते हो, जैसे कि अभी आप क्लास मेरा देख रहे हो और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। अगर आप इसमें गलती करते हो तो कैसे सीख सकते हो अपनी गलती से? जब आप अभ्यास जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गलती कम होगी। जब आप कुछ नया सीखते हो, उसका अनुकरण करोगे, उसे आप जब याद करोगे तो आप उसे अनुकरण करोगे और जाकर बाद में गलती नहीं करोगे। थर्ड है आपका मोटिवेशन। जब आप मोटिवेट होते हो तो आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है और आपको और नया चीज़ सीखने का मन करता है। तो ये 3 चीज़ आपको गलती सुधारने की प्रक्रिया में सुधार कर सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 29 का भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इमोशन जो है आपका विकास, नियंत्रण और अभिव्यक्ति तीनों इसका अर्थ माना जाता है भावनात्मक विकास का। मनोविज्ञान में संकल्पना का अर्थ क्या होता है? इस सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में प्रोत्साहन का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा, प्रोत्साहन का मतलब होता है सीखने में सहायता करना, व्यवहार को कंट्रोल करना और व्यक्ति को काफ़ी मोटिवेट करना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रमुख सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जस्ट मैंने आपको बताया था, जीन पियाजे। बच्चों में सामाजिक विकास किसके माध्यम से होता है? ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेल के माध्यम से, शिक्षा, मित्रता या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, बच्चों में जो आपका सोशल डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे तरीके से हो सकता है। चाहे आप खेल रहे हो तब भी आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसकी वजह से भी आपका डेवलपमेंट होगा और आपके दोस्तों की वजह से भी आपका सामाजिक विकास होगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। सीखने की प्रक्रिया में शुद्धिकरण का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बच्चों में शिक्षा के महत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, बच्चों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विस्तार, सामाजिक आदान प्रदान करना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के मानसिक विकास का सबसे तरीका क्या है?
मतलब उनके मानसिक डेवलपमेंट है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका कौन-सा है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, ऑप्शन बी है खेल, ऑप्शन सी है मित्रता ऑप्शन सी आप यहाँ लिख सकते हो और ऑप्शन डी हो सकता है आपका ऑल ऑफ दिस। तो आप मुझे बताओ इन क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा और ध्यान से ऑप्शन आंसर को टिक आउट करना। तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है शिक्षा। जब बात की जाए आपके माइंड डेवलपमेंट का, तो उसके लिए आपका शिक्षा ही आपको माइंड को डेवलप कर सकता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है मनोविज्ञान का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान का विस्तार करना, व्यवहार में सुधार करना और सोशल एक्सचेंज करना, मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों में आत्मविश्वास का विकास किसके माध्यम से हो सकता है? शिक्षा से, प्रोत्साहन, अनुशासन या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। जो कभी भी बच्चों को आत्मविश्वास का विकास आपका अनुशासन से नहीं हो सकता है, इसलिए आपका अनुशासन जब आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। दो ऑप्शन बचते हैं शिक्षा और प्रोत्साहन, जो कि आत्मविश्वास विश्वास का डेवलपमेंट के लिए आपका प्रोत्साहन होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 40 है मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक लचीलापन का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, पुरानी धारणाओं को बदलना और नए अनुभव को आत्मसात करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन थे जो हम वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप पेड नोट्स लेते हो तो उसमें आपको 40-50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, जो भी आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है, जिसके अंदर आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, इसके सिवा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपको कहा जाए अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। इतना कंटेंट आपको सिर्फ 300 में दिया जा रहा है। इतना किसी भी यूट्यूब पे कहीं भी आपको इतने कम रेट में कहीं नहीं मिलेगा, इसका मेरा दावा है। साथ में कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपको प्रॉपर आपको हेल्प दी जाएगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, सीरियस हो अपने गोल को लेकर, तो आप मुझे अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। वीडियो बिल्कुल बिना लाइक के मत जाना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आप लोग के लिए क्वेश्चन रेडी करना और वीडियो बनाना। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए वीडियो को आप लोग सबको लाइक करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।